बात पते की हम शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर की खबर से, जहां आज पूरे उत्तर भारत के समेत कई राज्य एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से दहल गए। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई, जबकि इसका केंद्र नेपाल के बंजांग में था। और एक के बाद एक कई बार लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। दिल्ली में भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। खाना खा के पानी पीने जा रहा था, फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास में रख करके तुरंत सारे घर के बाहर आ गए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से सामने आई। वहाँ भूकंप के झटके आते ही सब कुछ हिलने लगा, जिसके बाद लोग खौफ में आ गए और घरों से निकलकर सड़क पर इकट्ठा हो गए। आया बम, उस कारण से सब कोई बाहर निकल। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके लगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती के कांपने से लोग सहम गए और अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर बीच सड़क पर आ गए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई तस्वीरों में धरती कांपते ही दफ्तरों में काम करने वाले लोग सब कुछ छोड़कर बिल्डिंग से बाहर आ गए। ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी के कई शहरों से भी तस्वीरें सामने आई। हापुड़ में तो भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग इतने खौफ में आ गए कि वो काफी देर तक सड़क पर ही खड़े रहे और दफ्तर में वापस जाने से डरते रहे। हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। इस बिल्डिंग से बाहर निकले हम तो मतलब काफी तेज भूकंप था। भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था, जिसे काफी देर तक महसूस किया गया। दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी अचानक इमारतें हिलने लगी। भूकंप के झटके काफी जोरदार थे और कई मिनट तक धरती हिलती रही। और इन झटकों ने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। जोरदार झटकों से सबसे ज्यादा डर ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को रहता है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ही मिनट में इमारतों से बाहर आ गए। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में आज लगभग 2 बजे के आसपास में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। साथ ही साथ भूकंप का जो एपिसेंटर है वो नेपाल में बताया गया है। धरती के हिलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। दफ्तरों और बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर भीड़ जुट गई। तो यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान की संभावना बहुत ही कम है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर है। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से तस्वीरें सामने आईं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि भूकंप की वजह से जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आए भूकंप के झटकों ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है, तो वहीं भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से कांप उठे। नए भूकंप का एक झटका दोपहर 2:25 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई और ये जमीन से 10 किलोमीटर नीचे आया। इस भूकंप का केंद्र नेपाल के बंजांग में बताया गया। हालांकि इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में नहीं महसूस किए गए। आधे घंटे बाद दोपहर 2:51 पर नेपाल के उसी इलाके में भूकंप का दूसरा तगड़ा झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई और ये भूकंप जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे आया। ये झटका तेज था और इसे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किया गया। इसके अलावा आज दोपहर 1:18 पर असम के कार्बी आंगलोंग में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जबकि दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में भी आज दोपहर 11:06 पर 2.7 तीव्रता का भूकंप आया था। दोपहर 2:25 से लेकर 2:51 के बीच आए भूकंप के कई झटकों ने नेपाल, चीन सहित पूरे उत्तर भारत को झकझोर कर रख दिया। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर पड़ोसी देश नेपाल पर ही दिखा, क्योंकि भूकंप का केंद्र वहीं के बंजांग में था, जहां से डराने वाली तस्वीरें आई। बताया गया कि जमीन के करीब 5 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र था। ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया, अर्थक्वेक आया है। जमीन हिलने से हुई हलचल को जब तक लोगों ने महसूस किया, बंजांग सहित नेपाल के बड़े हिस्से में तबाही आ चुकी थी। कई कच्चे मकान जमींदोज नजर आए तो कई पक्के मकानों में दरारें दिखी। 6.4 मैग्नीट्यूड है, जो हमें पता है काफी हाई है मैग्नीट्यूड है। अभी वहाँ के लोकल लोग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए घरों के बाहर खुली जगह में निकल गए। भूकंप के खतरे के आधार पर भारत को 5 सिस्मिक जोन्स में बांटा गया है। कौन हिस्सा भूकंप के लिहाज से कितना खतरनाक है, चलिए आपको मैप के जरिए हम ये समझा देते हैं। सिस्मिक जोन 1 में
वो इलाके आते हैं जहां भूकंप का कोई खतरा नहीं होता। दुर्भाग्य से भारत का कोई भी हिस्सा जोन 1 में नहीं आता, यानी भारत का कोई भी हिस्सा भूकंप के खतरे से सुरक्षित नहीं है। अगर हम जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में वो इलाके आते हैं जहां भूकंप का खतरा कम है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे राज्य जोन 1 में है। लेकिन आपको याद होगा कि गुजरात के कच्छ इलाके में भीषण तूफान आया था। तो ये जोन 1 जरूर है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यहां पर भूकंप नहीं आएगा या कम इंटेंसिटी का आएगा। जोन 3 वो जोन है जहां जिस इलाके में भूकंप का मध्यम खतरा है। इस जोन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड शामिल है। साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से भी जोन 3 में है। जोन 4 में वो इलाके हैं जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है। इस जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल है। जोन 5 यानी वो इलाके जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है, और जोन में पूर्वोत्तर के राज्य कश्मीर का कुछ हिस्सा, उत्तराखंड के कुछ इलाके, गुजरात में कच्छ का इलाका, बिहार के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। देवरिया हत्याकांड में घायल बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया हत्याकांड में घायल हुए बच्चों से मिलने के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। सीएम योगी ने आईसीयू में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना, वहीं डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। असम सरकार बाल विवाह रोकने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। असम पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के साथ सब्जी काटी और फिर श्रद्धालुओं के साथ लंगर हॉल के जूठे बर्तन धोकर सेवा की। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाने वाले कनाडा के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने कनाडा के 41 राजनयिकों को एक हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा है। और अगर कनाडा ऐसा नहीं करता है तो 41 राजनयिकों को मिलने वाली राजनयिक छूट बंद कर दी जाएगी। जाहिर है भारत का ये फैसला जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा पर पलटवार माना जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इस फैसले के पीछे भारत ने दलील दी है कि राजनयिकों की संख्या दोनों देशों में बराबर होनी चाहिए। कनाडा ने अपने उच्चायोग में भारत से बहुत ज्यादा राजनयिक रखे हैं। भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। 10 अक्टूबर के बाद 41 में से जो राजनयिक भारत में रह जाएंगे उनको मिलने वाली छूट और दूसरे फायदे बंद कर दिए जाएंगे। कनाडा के भारत में करीब 62 राजनयिक काम करते हैं। 10 अक्टूबर के बाद देश में कनाडा के केवल 21 राजनयिक ही बचेंगे। Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. कनाडा के खिलाफ भारत की ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए नए वीजा जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी। कनाडा पर भारत की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 41 राजनयिकों को देश छोड़ने के भारत के आदेश के बाद कनाडा से लेकर अमेरिका तक में खलबली मच गई है। और अमेरिका का कहना है कि वो भारत और कनाडा दोनों देशों के संपर्क में है। We remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the Secretary had an opportunity to do that in his meeting with the Foreign Minister on Friday. वहीं कनाडा का कहना है कि कनाडा में 13 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ज्यादा राजनयिकों को रखने से उन्हें काउंसलर एक्सेस मिलने में आसानी होती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों आतंकी देश के कई शहरों में बड़े धमाकों की साजिश रच रहे थे, जिसमें अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है। पुलिस से हुई पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया कि पाकिस्तान से आतंक की ये साजिश रची गई और वहां से मिल रहे निर्देशों के मुताबिक वो भारत के कई शहरों पर धमाके की साजिश रच रहे थे। आतंकियों ने बताया कि उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के भीड़ वाले बड़े बाजार और रेलवे स्टेशन थे। आतंकियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई बड़े नेता भी थे, जिसके लिए उन्होंने मुंबई, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में कई नेताओं के रूट की रेकी भी की थी, ताकि आईईडी ब्लास्ट के जरिए वो इन नेताओं की हत्या कर सके। अयोध्या का राम मंदिर, गुजरात और दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर इन आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली के भीड़ वाले बाजार, रेलवे स्टेशन और बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को ये लोग जो हैं हमला करना चाहते थे। ये भी पता चला है कि हमले की बस तारीख तय होना बाकी थी।
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएसआईएस आतंकी शहनवाज ने पूछताछ में इस बात की जानकारी भी दी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत पर 26/11 से भी बड़े हमले की साजिश रच रही थी और इसके लिए इन आतंकियों का नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी भी आईएसआई ने पाकिस्तान में बैठे एक बड़े आतंकी को दी थी, जो गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस आतंकी का नाम फराहतुल्ला गौरी है, जो गुजरात में 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था और उसके बाद से वो पाकिस्तान में आईएसआई की निगरानी में भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने में जुटा है। आतंकियों के मेन हैंडलर पाकिस्तान में मौजूद फराहतुल्ला गौरी है। ये वो शख्स है जो कि 2002 में गुजरात अक्षरधाम मंदिर में शामिल था और उसके बाद पाकिस्तान भाग गया था। भगोड़े फराहतुल्ला गौरी के साथ उसका दामाद शाहिद फैसल भी गिरफ्तार आतंकियों का हैंडलर बताया जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान में माले गनीमत नाम से एक नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें कट्टरपंथ पर जोर देकर पैसा इकट्ठा किया जाता है और भारत में नौजवानों को जिहाद के लिए ऑनलाइन तैयार किया जाता है। जिहाद के नाम पर भारत के युवाओं को भड़काने वाले फरहतुल्ला गौरी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी तकरीरों के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलता सुनाई पड़ रहा है। इस वीडियो में फराहतुल्ला गौरी युवाओं को आतंक की कोचिंग देता सुनाई पड़ा। वीडियो में फराहतुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि भारत की एजेंसियों और यहाँ की पुलिस में कोई दम नहीं है और भारत के युवाओं को जिहाद में शामिल होना है। वीडियो से आतंक की कोचिंग दे रहे फराहतुल्ला ने युवाओं को सावधानी बरतने के तरीके बताए और अपनी योजनाओं को छिपाकर रखने की नसीहत दी। फराहतुल्ला गौरी जो है यूट्यूब पर अपनी तकरीरें डालकर नौजवानों को भड़काने का काम कर रहा था, लेकिन इस पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार काम कर रही थी। इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद दिल्ली में मौजूद आईएसआई का मॉड्यूल को बस कर इन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में फराहतुल्ला एक जिहादी को दूसरे जिहादी से दूरी बनाकर साजिश को अंजाम देने की तरकीब देते हुए भी सुनाई पड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ कल शाम से शुरू हुआ एनकाउंटर अभी भी जारी रहा। राजौरी के कालाकोट के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके को घेर लिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने जवाब दिया। बताया गया कि रात भर दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। रात भर फायर चलता रहा। लोगों में काफी दहशत का माहौल है, क्योंकि पूरा गांव रात को सहमा रहा। बीच जवानों ने आतंकियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुला लिया गया। सुरक्षा बल पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। उसी के तहत अब अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सेना के एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि वो सेना को निशाना बनाने की कोशिश में जुटे हैं, जिनका सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देश और विदेशों में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों और साजिशों पे लगाम लगाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बाद एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। अमित शाह देश भर के एटीएस प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। इस बैठक को एनआईए आयोजित कर रही है और इसका नाम एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 है। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, आरएडब्ल्यू चीफ सहित राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में आईबी, एनआईए और एटीएस एक दूसरे के साथ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाएं साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। नए प्लान के तहत पार्टी ने योगी कैबिनेट के 10 मंत्रियों की ड्यूटी मध्य प्रदेश में लगाई है। यूपी सरकार के ये मंत्री 143 सीटों पर मॉनिटरिंग करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से दूरी बना ली है। उमा भारती ने ऐलान किया कि वो मध्य प्रदेश से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। विधानसभा लोकसभा कोई नहीं लड़ेंगे, मध्य प्रदेश से लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने पर शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर आमने सामने हैं। उद्धव गुट ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की इजाजत नहीं मिली तो वो बीएमसी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। 2025 तक मिग-21 लड़ाकू विमानों की उड़ानों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि मिग-21 की जगह स्वदेशी विमान तेजस लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही जगदलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, औ नहीं सही वो बदल के रही वो। प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर जिले के नगरनार में स्टील प्लांट का भी लोकार्पण किया, लेकिन इस कार्यक्रम में न तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, न उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिससे पीएम मोदी नाराज दिखे और उन्होंने जनसभा के दौरान इसकी वजह भी जनता के सामने रखी। उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहाँ आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ऐसे लोग चला रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। आज तक कांग्रेस ने ये खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को देश की बुराई करने में मजा आता है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का भारत प्रेम कम होता जा रहा है। बिहार की जातिगत जनगणना और इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नारे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज पलटवार किया। राहुल गांधी ने कल कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। जिस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो गरीबों की है। क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं और गरीबों को बांटना चाहती है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अपना हक ले लें। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब की है और देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है। प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना पर दिए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जितनी आबादी उतना हक वाले नारे के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी और विरोध का झंडा उठाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने राहुल के नए नारे को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आने वाले समय में हिंदुत्व को लेकर और ज्यादा मुखर होगी। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज 9 दलों की बैठक बुलाई, जिसमें जाति आधारित रिपोर्ट पर चर्चा की गई। जाति जनगणना के नाम पर बीजेपी बनाम विपक्ष के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुओं और गरीबों को बांटने वाले बयान पर कांग्रेस और जेडीयू ने अब पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी का काम भावनाओं को भड़काना और वोट लेना है। उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैला के भावना को भड़का के वोट लिया जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जाति जनगणना आज की जरूरत है, इसे बीजेपी रोकने की कोशिश न करे। जातिगत गणना अब हकीकत है, बहुत मत रोको। चंद पूंजीपतियों के लिए गरीबों के हक को मत मांगो। वहीं बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी करने को लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश पर सवाल उठाए हैं। अचानक आपकी नींद खुली जब चुनाव आ रहा था तो आपने कहा कि अब अच्छी नीति बनाएंगे।
बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट नीतीश सरकार ने कल जारी की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने जाति जनगणना पर राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने आबादी के हिसाब से हक की मांग की थी। जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। पंजाब दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे जहां वो दूसरे दिन भी सेवा करते नजर आए। गोल्डन टेम्पल पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले वहां लंगर हॉल पहुंचे जहां उन्होंने सेवा में लगी महिलाओं के साथ पहले लहसुन छीला और फिर सब्जी काटी। सब्जी काटने के बाद लंगर हॉल में ही राहुल गांधी ने बर्तन साफ करने की सेवा की और इसके बाद राहुल गांधी ने लंगर हॉल में ही श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। राहुल गांधी शाम को भी स्वर्ण मंदिर में सेवा करते नजर आए। शाम को वो गोल्डन टेम्पल में जूते और चप्पलों के काउंटर पर पहुंचे जहां वो श्रद्धालुओं के जूते चप्पल रखने और देने की सेवा करते दिखाई दिए। इससे पहले सोमवार को भी राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में प्रसाद बांटकर और बर्तन साफ करने की सेवा की थी। मोबाइल नीचे पीछे आ जाओ भाई, चलते चलो मार्शल वीआर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एयर चीफ ने बताया कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों पड़ोसियों की हर हरकत पर लगातार नजर रखी जा रही है। दुश्मन की चालों के हिसाब से एयरफोर्स अपनी चाल चलती है। We are constantly monitoring the situation across our borders. एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने बताया कि सीमा पर चीन ने LAC पर रडार और दूसरे उपकरणों का जाल बिछाया हुआ है। First, the area is, I would say, the air defense networks. The number of just the sheer number of radars and SAW systems which are deployed are quite large. So that is one thing that we keep making amendments to our operational plans. वायुसेना अध्यक्ष के मुताबिक LAC पर हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसे एक साल पहले थे। The situation continues to remain what it was in the last 1 year. There have been certain disengagements at certain contested areas, but a complete disengagement has not yet taken place. So we will continue to remain deployed as we were till complete disengagement takes place. यानी भारत चीन की किसी भी हरकत को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। एयरफोर्स चीफ ने बताया कि सिर्फ चीन ही नहीं, वायुसेना पाकिस्तान की फौजी तैयारियों पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है और इसके लिए पाकिस्तान की मदद अमेरिका और चीन दोनों ही कर रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही पाकिस्तान को एडवांस लड़ाकू विमान दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों देशों के बीच में हो ही रही है। JF-17 मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पाकिस्तान में। 25 J-10Cs का कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान का चाइना के थ्रू और लगभग 15 से ज़्यादा उनको ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। वी कीप ऑब्जर्विंग दीज ट्रेंड्स। वायुसेना चीन और पाकिस्तान के साझा युद्धाभ्यासों पर भी पैनी नजर रखे हुए है। हमें ये भी जानकारी है कि पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। एयरफोर्स के मुखिया के मुताबिक युद्ध में भारत तकनीक का मुकाबला तकनीक से करेगा, लेकिन जहां तकनीक की कमी है वहां टैक्टिक्स प्लानिंग के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी देश बिना एयरफोर्स के कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न और एडवांस लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने जानकारी दी कि वायुसेना 83 तेजस LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे चुकी है, जबकि 97 LCA मार्क 1A और खरीदने की योजना है। यानी वायुसेना कुल 180 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीद रही है। इसके अलावा वायुसेना 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी खरीद रही है। इसमें से 66 LCH प्रचंड सिर्फ वायुसेना की सेवा के लिए होंगे। वायुसेना 70 STT 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी खरीद रही है। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड भी किया जाएगा। इन विमानों और उपकरणों की खरीद के लिए वायुसेना कुल 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस साजो सामान की खरीदारी आने वाले 7 से 8 सालों में पूरी कर ली जाएगी। इंडियन एयरफोर्स से MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई होने जा रही है। MiG-21 लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं होंगे। वायुसेना अध्यक्ष ने आज इसकी भी जानकारी दी।
और 2025 तक MiG-21 का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर ही एक MiG-21 स्क्वाड्रन को सेवा से हटा लिया जाएगा। इसकी जगह LCA तेजस लड़ाकू विमान लेंगे। We will stop flying the aircraft by 2025 and we will replace the MiG-21 squadrons with the LCA Mark 1A. LCA MK-1A तेजस विमान का अपग्रेडेड सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसमें रडार, वार्निंग रिसीवर, जैमर सहित कई खासियत है। ये विमान हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने के लिए सबसे सटीक हथियार है। 8 अक्टूबर को होने वाला एयरफोर्स डे इस बार काफी रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि इस बार एयरफोर्स डे पर एयर शो तीर्थ नगरी प्रयागराज के संगम पर होगा, जिसमें एयरफोर्स के विमान हवाई करतब दिखाएंगे। 8 अक्टूबर को संगम क्षेत्र में वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। इस एयर शो में 10 एयरबेस से 120 लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करेंगे। वहीं MiG-21 लड़ाकू विमान भी आखिरी बार एयर शो में हिस्सा लेगा। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे नए विमान भी देखने को मिलेंगे। The Indian Air Force is conducting air displays across the country, and this year's display will be conducted over the scenic confluence of two rivers Ganga and Yamuna over the Sangam area in Prayagraj. एयर शो देखने के लिए VIP मेहमानों के लिए बैठने का इंतजाम संगम के किनारे अकबर के बनवाए 16वीं सदी के किले के अंदर किया जाएगा। किले के अंदर ही मेहमानों के सामने आकाश गंगा की टीम भी लैंड करेगी। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 48 घंटों में 16 बच्चों सहित 31 मरीजों की मौत ने महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों की पोल खोल कर रख दी। पहले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के बाद अगले 24 घंटे में ये संख्या 31 तक पहुंच गई। और जब शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में मौत के आंकड़े ने कुलांचे भरना शुरू किया तो अस्पताल प्रशासन से लेकर सरकारी अमले में खलबली मच गई। अस्पताल में 50 से ज्यादा मरीज गंभीर बताए गए। ऐसे में दबाव बढ़ा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सफाई देने को मजबूर हुआ। एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। अगर 48 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत सामान्य है तो फिर इसकी ऐसी ही वजह भी बताई गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के मुताबिक ज्यादातर शिशुओं की मौत की वजह तय वक्त से पहले जन्म लेना था, जिनके शरीर के अंगों का विकास नहीं हुआ था। कुछ लोगों की मौत हार्ट अटैक, किडनी फेल होने, लीवर नाकाम होने, जहर, फूड पॉइजनिंग, सांप काटने और सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से हुई। यानी अस्पताल ने इन मौतों की वजह गंभीर बीमारियों को बताया। हालांकि जैसे ही कुछ घंटों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की मौत की खबर आई, अस्पताल पर आरोपों की झड़ी लग गई। अस्पताल में कर्मचारियों से लेकर दवा की कमी और लापरवाही तक के आरोप लगने लगे। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री सामने आए। डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, सब बराबर था। जो दावे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने किए, अस्पताल प्रबंधन भी उसे दोहराता नजर आया। दवाइयों की भी कुछ कमी नहीं है, सब पूरी केयर लेने के बावजूद भी पेशेंट की बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। हालांकि इन दावों के बीच अस्पताल के कामकाज पर सवाल उठते रहे। 1200 पेशेंट यहाँ पर है, लेकिन कुल स्टाफ 200 है। मामले ने तूल पकड़ा तो महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए 3 विशेषज्ञों की टीम बना दी, जिसने मौके पर पहुंचकर दावों और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। चूंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। इलाके के कद्दावर कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण हालात का जायजा लेने फौरन अस्पताल पहुंच गए। मुख्यमंत्री रहते कभी जिस अस्पताल की उन्होंने नींव रखी थी, वहां से आने वाली खबरों से वो चिंतित दिखे और अधिकारियों से हकीकत जानने की कोशिश करते नजर आए। परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे, गंभीर आहे। लेकिन इस चिंता पर भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया आई। सत्ता के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। नांदेड़ के अस्पताल में ये तो सियासी बयानबाजी की बानगी भर रही। इन बयानों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधरों से लेकर देश के कई नेताओं के बयान सामने आने लगे। अस्पताल में चंद घंटों में इतनी मौत पर नेताओं की चिंता गैर वाजिब नहीं और सरकार को इस पर उठने वाले सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। लेकिन बात सवाल को कटघरे में खड़े करने से ऊपर जाकर सरकार को खूनी ठहराने तक पहुंच गई। शिंदे सरकार, ट्रिपल इंजिन सरकार, एक खूनी सरकार है, ऐसा माझा आरोप है। जब करीब 700 बिस्तर वाले अस्पताल में 1200 मरीज भर्ती हों, तो अस्पताल की व्यवस्था पर असर पड़ना तय है। इसलिए स्टाफ से लेकर दवाइयों तक की कमी के आरोपों पर राहुल गांधी ने भी निशाना साधा और बीजेपी पर बच्चों की दवाइयों के बजाय अपने प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट ने भी महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा को सबसे बदहाल करार दिया। ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं।
ये राजनीति बयानबाजी तक ही सिमटी नहीं रही। लोकसभा चुनाव की तेज होती आहट के बीच नांदेड़ के अस्पताल में इतनी बड़ी तादाद में मौत से स्थानीय सांसद हेमंत पाटिल की नींद भी टूट गई। और दोपहर तक शिवसेना शिंदे गुट के सांसद अस्पताल पहुंच गए, जहां वार्ड के गंदे टॉयलेट को देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के डीन को ही झाड़ू पकड़ाकर इसे साफ करने को मजबूर किया। इस दौरान वो खुद पानी का पाइप पकड़े दिखे। सांसद हेमंत पाटिल ने यहां हुई मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी और सरकार ने इसे गंभीरता से लिए, इसलिए क्योंकि वहां पर हमारे जो मंत्री है और सेक्रेटरी है, वहां पर उनको तत्काल वहां पर भेजा है। तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र के अस्पताल नांदेड़ में जब इस तरीके की अव्यवस्था देखने को आई, इतने मरीजों की 24 घंटे के अंदर जान चली गई, तो उसके बाद खुद मुख्यमंत्री सामने आए, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। संजय राउत ने कहा कि ना तो हेल्थ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना हेल्थ मिनिस्टर काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह समझना होगा कि आप कितनी भी राजनीति करते रहिए, कुल मिलाकर जान जो है वो मरीजों की जा रही है और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके कष्ट को समझिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अस्पताल में मौत के मामले ने तूल पकड़ा तो औरंगाबाद के एक और अस्पताल से इसी तरह की खबर आई। छत्रपति संभाजी नगर के घाटी अस्पताल में बीते 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि जिनकी मौत हुई उनमें 2 नवजात बच्चे थे। आरोपों के मुताबिक ज्यादातर मरीजों की मौत दवाइयों की कमी की वजह से हुई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को नकारा और मरीजों की मौत की वजह उनकी गंभीर बीमारियों को बताया और दावा किया कि इसी वजह से यहां औसतन 10 मरीजों की मौत रोज होती है। लेकिन इस सफाई के बावजूद सरकार ने पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है कि जो भी डेथ हुई है उसकी पूरी तरह इंक्वायरी की जाए और 2 दिनों में उसका एक अहवाल भी मंत्रालय को सादर किया जाए। इस बीच महाराष्ट्र के 2 अस्पतालों में मौत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल होने और जनता की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली के जंतर मंतर में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर में टीएमसी का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा की बकाया राशि रोकने का आरोप लगाया। घोटाला हुआ तो घोटाला हुआ तो जेल में डालिए, अब घोटालों को रोक के क्यों रखे हैं? टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मनरेगा योजना में एक बड़े स्कैम का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। लोकसभा चुनाव का पहले अपने खिचकते हुई जनाधार को फिर वापस लाने के लिए ये पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा है। खालिस्तानी गतिविधियों और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक लेंगे। देश भर के एटीएस चीफ के साथ होने वाली इस बैठक में खालिस्तानियों और आतंकियों को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने नई वैक्सीन R21 के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार होगी। भारत इस समय एशियन गेम्स की अंक तालिका में 4थे नंबर पर काबिज है। एशियन गेम्स के 10वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल की संख्या 69 पहुंचा दी, जिसमें 15 गोल्ड मेडल शामिल हैं। भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में भारत की अनुरानी ने इतिहास रच दिया। वो 62.92 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। वहीं एथलीट विद्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल रेस में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। केनू डबल 1000 मीटर के मुकाबले में अर्जुन और सुनील सिंह ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। Zee News.